बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कश्मीर के मसले पर यकजहती के लिए एक मुतफ़िक़ा करारदाद जो है वो मंजूर की गई है और उसमें बहुत सारी जो तकारीर हैं वो कश्मीर के मसले के हवाले से हुई। हुकूमती बेंचेस से भी आवाज़ें आईं और कुछ एतराफ़ भी हुआ कि ख़ारजा पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होनी चाहिए थी, एग्रेसिव होनी चाहिए थी, मौसर होनी चाहिए थी, वो नहीं आई हुई, जो कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा ने इस बात का एतराफ़ किया और इसके ऊपर रोशनी भी डाली। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की। बहरहाल जो करारदाद पास की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि काले क़वानीन जो है वो हिंदुस्तान ने नाफिज किए, उनको वापस किया जाए और इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हुई है उस पर आलमी तहकीकात जो हैं वो की जानी चाहिए। OIC के इजलास के हवाले से भी मुतालबा इसमें शामिल है कि ये इजलास बुलाया जाना चाहिए और इस बात पे जोर दिया गया कि मुस्लिम उम्मा भी इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इससे पहले आज मलेशिया के अंदर वज़ीर आज़म ने एक और जो तकरीब थी उससे खिताब किया और उसमें उन्होंने ना सिर्फ मलेशिया समिट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत ना करने पर अफसोस का इजहार किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त ममालिक जो थे उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ मिसपरसेप्शंस थी जिसकी वजह से ये हुआ। इससे तासुर ये हो रहा है कि एक तरफ तो आपने मलेशिया को पहले नाराज किया था, अब आप इस बयान के बाद कहीं दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो नाराज ना हो जाए। बहरहाल कहना चाहिए था कि नहीं, इस पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या, पहले वो आपको सुनवाए देते हैं, जरा सुनिएगा। I want to say how sad I was that I could not attend the conference in Kuala Lumpur. Unfortunately, our friends who are very close to Pakistan as well felt that somehow the conference was going to divide the Ummah. And it was clearly a misconception. After when the conference took place, it was clearly that was not the purpose to divide the Ummah. अब इसको क्या कहें कि वो कहते हैं कि ये परसेप्शन थी कि शायद मुस्लिम उम्मा जो है वो तकसीम हो जाएगी मलेशिया समिट में आने से, लेकिन ऐसा नहीं था। इसको अब हमें पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है इसकी आफ्टरमैथ क्या होगी और ये कहना क्या अपनी नाकामी, अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बराबर नहीं है। इस पे ज़रूर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है, यानी कि एहतजाज का ऐलान किया है। वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। हम मुतालबा करते हैं कि वफाकी हुकूमत IMF के साथ रीनेगोशिएट करे, IMF के साथ आप अपना डील रीनेगोशिएट करें और एक प्रो पाकिस्तान IMF पैकेज ले आना पड़ेगा, वरना मार्च से हम पूरा मुल्क में इस अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन PTI IMF पैकेज के खिलाफ एक जिद्दोजहद की तहरीक शुरू कर देंगे। ये याद रहे कि IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और इस मामले के ऊपर बात कर रही है कि पाकिस्तान अपना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर पाया, उसका जो टारगेट था वो हासिल कर पाया या नहीं कर पाया। इसी दौरान शब्बर जैदी साहब भी रुखसत के ऊपर है, लेकिन ये जो IMF का पैकेज रीनिगोशिएट करने का मुतालबा है और मार्च में तहरीक चलाने का, ये किस हद तक हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत के लिए हुकूमती इत्तेहादी हैं। काफ लीग जो है वो डट गई है। कल भी जो इनफरादी हैसियत में शफकत महमूद साहब की मुलाकात हुई थी उसका आउटकम कुछ अच्छा नहीं है और काफ लीग अभी तक एक PTI और काफ लीग के बीच डेडलॉक बरकरार है। क्या काफ लीग हुकूमती इत्तेहाद छोड़ सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब साबिक स्पोक्स पर्सन है, साबिक वजीर आजम के, लेकिन सेनेटर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो तर्जुमानों के साथ जो है वो बात आज हम करेंगे। तो ये पहले तो मुस्तफ़ा भाई आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी समिट में कहा उस पे आपको क्या लगता है कि ये उनको कहना चाहिए था? उन्होंने ज़ाहिर है अफसोस का इजहार काफ़ी था, लेकिन साथ में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं। हाँ, देखिए असमा, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो है वो बड़ी बुरे तरीके से आपस में डिवाइडेड है।
चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, इन तमाम मसाइल के ऊपर उम्मा के अंदर यकजहती नज़र नहीं आती। अभी रिसेंटली जो सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन का उन्होंने अपनी तरफ से एक हल ठोसा मशरिक़ वस्ता में, तो बाकी ममालिक ने जहाँ पर उसकी मुखालफत की, इवन फ़लस्तीनियों ने मुखालफत की, वहाँ पर जिस वक्त वो ये अनाउंस कर रहे थे तो वहाँ पर उनके अनाउंसमेंट के दौरान सऊदी अरब का वफद मौजूद था, बहरीन का वफद मौजूद था, यूएई का वफद मौजूद था, ओमान का वफद मौजूद था। हालांकि फ़लस्तीनी उसकी भरपूर मुखालफत कर रहे थे। बिल्कुल। इसी तरह कश्मीर का जो मसला है उसके ऊपर हमें नज़र आया कि मलेशिया, ईरान और तुर्की, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इवन मलेशिया ने तो इंडिया के साथ एक ट्रेड वॉर उस तरह की शुरू हो गई कि इंडिया ने उनकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी पाम ऑयल की, उसके ऊपर इंडिया ने उनसे अपना जो ताल्लुक था, वो ट्रेड डील जो थी, उसको मलेशिया को पनिश करना शुरू कर दिया। मलेशिया ने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ देने की वजह से कीमत अदा की और कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं इन 3 ममालिक के अलावा जिन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की। और उन हालात के अंदर जिन हालात में ये सारी सूरत हाल चल रही थी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A वाला जो मामला हुआ, हमारे जज्बात अरूज पे थे। कश्मीर आज तक लॉकडाउन का शिकार है, कर्फ्यू का शिकार है। इस सारे मरहले के दौरान कुछ ममालिक के सरबराहान का मूडी को दावत देना, फिर उसके गले में हार डालना, तो इन तमाम चीजों ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो दराड़े हैं वो खुल के सामने रखती है। बिल्कुल एक्सपोज कर तो दिया। इस सारी सूरत हाल में जो अस्मा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो लैग कर रही थी, वो लैग कर रही थी कि हमारी एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। हम दुनिया को कायल नहीं कर सके, मुस्लिम ममालिक को हम कायल नहीं कर सके उतने वसी तौर पे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी थोड़ी सी इसके अंदर कोताही हुई है। सिर्फ एक तकरीर के ऊपर जो वजीर आजम ने की न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में, सिर्फ वो एक तकरीर ही थी और बस इतना ढंढोरा पीटा गया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नजर नहीं आया। बहरहाल ये डॉक्टर साहब एक बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुले दिल के साथ किया है, तो एक अच्छी मलेशिया के साथ दोबारा से रिकवर हम कर सकते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरह से एक तलखी पैदा हुई थी इन तीनों मुल्कों के साथ, वो हो सकता है अब? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म का ने जो पहले अपना रवैया या फ़ैसला किया उसका मकसद क्या था, और अब जो इस फ़ैसले को पूरी तरह से उल्टाया उन्होंने, तो अब मकसद क्या है, मकसद समझ नहीं आता। दो मैं आपके सामने नुकात रखूँगा। एक ये है कि हमारी एक वजारत ख़ारजा है, उस वजारत ख़ारजा या हमारी ख़ारजा पॉलिसी का मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्की मुफाद के अंदर ताल्लुकात बढ़ाएँ, अमेरिका से भी बढ़ाएं, यूरोप से भी बढ़ाएं, मशरिक़ वस्ता से भी बढ़ाएं, दीगर ममालिक से भी बढ़ाएं, ताकि हमें उसका फ़ायदा हो, डिफेंस के हवाले से भी, तिजारत के हवाले से भी, इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से भी। अब इस बात का मकसद क्या था, यानी पहले आपने एक फ़ैसला किया, उसकी वजह से आपने 2 या 3 ममालिक को एलियनेट कर दिया। उसका बहुत अच्छा यानी वजारत ख़ारजा को तो सलीका आता है ना काम करने का। तो जब उन्होंने पहले तो वज़ीर आज़म ने खुद उस तजवीज़ को आगे बढ़ाया था मिलके, लेकिन जब आपको उनका ब्रेन चाइल्ड था ये। लेकिन जब आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन आ गया तो वजारत ख़ारजा ने बड़ा सोच बचार किया होगा कि कहीं इसके नताइज ऐसे ना निकलें, वैसे ना निकलें। तो एक बहुत आपके पास सलीके से आप बाहर निकल सकते थे कि वज़ीर आज़म अवेलेबल नहीं है। अगर आखिरी अयाम में भी पता चला कि कोई ऐसा मामला है तो कोई दरख्वास्त, कोई ऐसी बात की जा सकती थी जिससे आपको सेफ एग्जिट मिल जाता। मगर सेफ एग्जिट लेने के बजाय आप 1 या 2 या 3 दिन पहले दौरों पर निकल गए और फिर आपने आपके कहा कि हम नहीं जा रहे। उससे आपने 3 ममालिक को एलियनेट किया। अब आज जो बयान दिया है वज़ीर आज़म ने, अब क्या किया है? वो तो जो करना था वो कर लिया। अब आज उन्होंने कहा है कि क्या वाकई हम पे दबाव डाला जा रहा था? पहले इल्जाम यही लगा कि आपने दबाव में फैसला किया है, और आपको याद होगा कि महातिर की शायद गालिबन एक स्टेटमेंट भी आ गई थी कि 40 लाख, लेकिन हमारी वजारत ख़ारजा ने उसको डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई दबाव वाली बात नहीं। तो आज क्या किया वज़ीर आज़म ने? कहा कि नहीं, हम पे दबाव था, हम पे बैरूनी दबाव की वजह से हमने वो फैसला किया और वो गलत फैसला था। तो अब वो तमाम लोग, जो दोस्त जिनकी वजह से आपने ये फैसला किया था, अब आज आपने उनको सलीब पे टांग दिया है। यानी ये किस किस्म की खारजा पॉलिसी है कि पहले 3 को नाराज किया, अब फिर 4 को 3 को नाराज किया। हर एक को नाराज करना क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है? और इस तरीके से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएगा, मैं नहीं समझ पाया। ये आपने दोनों की बात सुन ली है।
देखिए, अब आपने बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, क्या खारजा पॉलिसी? देखिए, पहले नंबर पे मैं कहूँगा डॉक्टर साहब ने जो खारजा पॉलिसी की, देखिए कौन किस में को शक है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर दबाव नहीं है। खारजा पॉलिसी के ऊपर हमेशा दबाव रहा है और दोस्त ममालिक से ही दबाव होता है। आपकी अफगान वार हो, आपका इससे पहले हो, या आपके ये मलेशिया से, लेकिन पीछे सबको पता है बड़े बड़े इश्यूज आए हैं। कारगिल वाले वाक़या में देख लें, मैं उस पर मियाँ साहब का जब हिजरत एग्रीमेंट हुआ था उसमें देख लें, बड़े बड़े चीज़ें हुई। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम कौम को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि दबाव नहीं है। दबाव होता है, दबाव ठीक करना भी होता है। दबाव चीज़ों को स्टेट्समैन के तौर पे आपने लेना होता है। सामने कुछ चीज़ें होती हैं जो बतानी भी चाहिए कौम को और आगे हल भी चलना चाहिए। एक डिग्निटी, एक प्राइड के साथ कौमें ज़िंदा रह सकती हैं। सिर्फ आप ये कहते रहें कि नहीं भी हम चीज़ों को हर वक्त अंडर द कारपेट ही करते रहें, कारपेट, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ सामने आनी चाहिए, पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। नहीं, वो वैसे वो आप लोग बड़ा प्राइड देते हैं कि सबको नाराज करने का नहीं, नाराज कोई नहीं कर, सबको नाराज, 3 को फिर 4 या 3 को आप सबको नाराज कर रहे हैं। ये तो स्टेट्समैनशिप नहीं है। स्टेट्समैनशिप तो ये है, देंगे तो मैं इंशाल्लाह, मैं आपकी तरह एक्सपर्ट तो नहीं। नहीं, प्लीज आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं जरूर, आप आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज उन्होंने कहा, उन्होंने उस वहां जाके अगर उनको राजी भी तो करना था ना। अब उनको राजी करते हैं, अच्छा, उन्हें मनाने जाएंगे। अच्छा, नहीं, कि अफसोस हुआ है। नहीं, अब आप किसी हाल में भी खुश ना हो कि नहीं गया तो नहीं गया, तो ये इस पे मेरे ख्याल ये कोई ऐसी इशू नहीं है। और बाकी जो मुस्तफा ने बात किया, यकीनन उसमें कोई शक नहीं। उम्मा को इसके ऊपर देखना चाहिए। और कश्मीर का इशू हो या फ़लस्तीन का इशू हो या कोई भी हमारे उम्मा के इशू हो, उनको भी, लेकिन पाकिस्तान को वो तो ठीक है। लेकिन चंद साहब, अब जो हमारे इश्यूज आ गए हैं, अपने पाकिस्तान के इशू, महंगाई के इशू, IMF के इशू, इतने ढेर सारे इश्यूज हैं, उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे, मैं जवाब देती हूँ। चंद साहब मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था कि देखिए, हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ मफादात जुड़े होते हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो आइसोलेशन में रह रहा हो। बिल्कुल। इवन अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है, उसके कई ममालिक से मफादात जुड़े हैं और वो उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ताकतवर है कि हम अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें उन्हीं ममालिक के साथ, और उन्हीं ममालिक के साथ अपने मफादात को कायम रखते हुए उन्हें अपनी पिच के ऊपर लेकर आए और अपने मौक़िफ़ की तायीद कराएं। फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी तो यही चीज होती है। वैसे ये एक मसला है, इससे पहले कि बिलावल साहब की तहरीक पे आती है IMF, क्योंकि ये IMF के साथ भी जुड़ा है। खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान में आप देख लें, पीस टॉक के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर बयान की है और दुनिया आपकी पॉलिसी को तस्लीम कर रही कि आप अदम मदाखलत की बुनियाद हुकूमत की पॉलिसी है, या अब आप जो अच्छी पॉलिसी हो आप कहेंगे वो फौज की पॉलिसी, आप ये कहेंगे। लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। अगर हमने जंग की है तो वो भी सारों ने मिल के की है। अगर हमने रशिया के खिलाफ जंग की है, अमेरिका की मदद की है, तो सारों ने मिल के की है। फिर मुशर्रफ के फोन कॉल पे फिर हम जंग में झोंके हैं तो सारे जिम्मेदार हैं, कोई भी बरी नहीं हो सकता। लेकिन आज की हुकूमत को आप क्रेडिट तो इसके दौर में अफगान पीस, पहले क्यों नहीं हुआ अफगान पीस के मैं एक बात, पहले अदम मदाखलत, फौज तो पहले भी थी। इसका मतलब है माशी तौर पे सर हम इतने कमजोर हैं जी, वही उसी से जोड़ ले अब माशी कोई कि मैशत हमारी कोई है नहीं, IMF के साथ हम डील कर रहे हैं और हम किस तरह से आजाद पॉलिसियों की बात कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आपने चाहे आपकी इक्तिसादी पॉलिसी हो, और ये हुकूमत की प्रॉब्लम है, ये इक्तिसादी पॉलिसी हो, आपकी मुआशरती पॉलिसी हो, आपकी मीडिया की पॉलिसी हो या सियासी पॉलिसी हो, जब तक उसमें इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक लोगों को यकीन नहीं आएगा। एक स्टेट्समैन का काम होता है जब वो बोले तो लोगों को यकीन आए और लोगों को एतमाद हो। जब वो मईशत पे बोले तो एतमाद आए और लोग इन्वेस्ट करें। जब सहाफ़ियों से बात हो तो सहाफ़ी खौफज़दा ना हो कि टीवी प्रोग्राम बंद हो जाएगा या इस सहाफ़ी को निकाल दिया जाएगा, बल्कि उनको एतमाद हो कि मैं आज़ादी से अपना इजहार राय कर सकता हूँ। जब सियासी गुफ्तगू हो तो जमातों को ये ना पता चले कि जो बोलेगा वो जेल या फांसी की कोठरी में जाएगा या उस पर 15 किलो हेरोइन निकलेगी। उसको ये एतमाद हो कि ये एक ऐसी फिजा है जिसमें हम मुल्की मुफाद में एक दूसरे को नहीं है वैसे चांद साहब। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब आप हर बात पे यू टर्न करेंगे कि जब एक फोन आया तो आपने कह दिया मैं नहीं जाता, जब दूसरा फोन आया तो आपने कहा माफी दे दो, मेरे से गलती हो गई, तो फिर आपकी किस बात पे एतमाद करें? आज आपने वही बात की जो आपने पिछले साल की थी। अगले साल अगर वो आपकी बात मान के दोबारा कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आप फिर 15 दिन या 5 दिन या 5 घंटे पहले जैसे किया था कह दें कि अब तो मैं नहीं आता, सॉरी एक नया प्रेशर आ गया, तो हम आपकी किस बात पे यकीन करें और कैसे करें? तो मेरा ख्याल है यू टर्न, प्लीज जस्ट यू टर्न, डोंट लेट द कंट्री मेक अ यू टर्न।
There's a difference between you and the country. कंट्री को मत झोंकें इस यू टर्न की ख्वाहिश में। आप बेशक घूमते रहें, मगर हुकूमत को और हमारे मुल्क को ना घुमाएं ऐसे बैनुल-अक़वामी सतह। ये जो यू टर्न है खारजा पॉलिसी का, मुआशी पॉलिसियों का, डॉक्टर साहब को बड़ा कौम का दर्द आजकल जागा हुआ है। अच्छी बात है, एज ए अपोजिशन जागना भी चाहिए, पॉलिटिकल लोग हैं, काश ये इक़्तिदार के दिनों में भी जाग जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना कि यू टर्न इसको नाम देना यू टर्न नहीं है। आप कुछ अपनी मजबूरियां बताना स्टेट्समैन के तौर पे वो और चीज़ है। यू टर्न डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस पॉलिटिकल पार्टी ने यू टर्न नहीं लिए? नजरिया, बड़े नजरियाती लोग बने, अबीब जालब को बेचा, मोटरवे पे निकल, अदलिया पे हमले, फिर यू टर्न, फिर अदलिया, फिर यू टर्न। छोड़े अब ये एक नई बहस, हम इस वक्त आज वो मैं बहस करना नहीं चाहता डॉक्टर साहब के साथ। मैं समझता हूँ मैं ऐसी बहस लेके चलना चाहिए तो लोग भी देखेंगे। हर वक्त ही हम आपस में ये ना, यू टर्न में भी बड़े बड़े सब लीडरों ने यू टर्न लिए हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये देखें, ये बात आपकी मैं बिल्कुल ठीक है, डिग्निटी, ऑनर पाकिस्तान है कंट्री की, वो एक हर पॉलिटिकल लीडर्स का या प्राइम मिनिस्टर का वो हक है उसको सामने रखना। और आप यकीन रखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके ऊपर न करते तो आज हम ये जो अभी ईरान और अमेरिका वाला हुआ है तो उस पर उन्होंने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ी क्लियर पॉलिसी ली है पहले दिन से। बस एक अगर मुझे इजाजत दे तो एक लास्ट पॉइंट इस कॉन्वर्सेशन को ऐड कर दूं कि देखिए ये इस बात पे तो हम सारी मुत्तफिक हैं, आपने भी जिक्र किया कि और ये बात समझी जाती है अमूमी तौर पे कि अगर कोई मुल्क कमजोर हो तो फिर क्या करें और हम कमजोर हैं तो क्या करें। गुजारिश ये कि हमारी तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि पाकिस्तान उस वक्त में बहुत कमजोर हालत में था। 2 लाख हो चुका था, 90,000 कैदी आपके इंडिया की कैद में थे, पाकिस्तान का हजारों मुरब्बा मील एरिया इंडिया के पास जा चुका था। लेकिन क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने वो हारी हुई जंग अच्छी सफारतकारी से नहीं जीती? बिल्कुल जीती थी। फिर नदीम अफजल चांद साहब इस चीज की गवाही देंगे कि हम अपने दौर की बात करते हैं जिसमें ये इवन यमन वॉर के अंदर भी, इवन सीरिया वॉर के अंदर पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस था। मैं यही एग्जांपल देने वाला था। और फिर दुनिया की मुखालफत थी, लेकिन हमने ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। क्या उसके बाद हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हुए? नहीं, रियासत की। लेकिन अभी वैसे सिचुएशन जिस हद तक बदल रही है, थोड़ा सा हम भी, लेकिन अच्छी सफारतकारी तो हमें नहीं नजर आई। अभी तक देखिए हम चीन और अमेरिका के जो वो है उन्हीं को नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये और आज ये हमें पता चले कि आज हमारी खारजा पॉलिसी की अलाइनमेंट क्या है इस गुफ्तगू के बाद। पहले हमें एक अलाइनमेंट बिल्कुल, आज हमें खारजा पॉलिसी हमारी खारजा पॉलिसी की अलाइनमेंट क्या है। ये देखिए, खारजा पॉलिसी उनकी होती है जिनकी कोई मईशत की पॉलिसी होती है, हमारी कोई मुआशी पॉलिसी भी ऐसा नहीं। इसीलिए IMF की टीम इस वक्त बैठी है और हम अपने जो चेयरमैन FBR है उनको ढूंढ रहे हैं, शब्बर जैदी साहब को, कि वो क्यों रुखसत पे चले गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एलाइज की जो सियासत है वो भी शायद यही देख रही है कि आपकी मुआशी पॉलिसी आगे जाके क्या रंग लाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मार्च के अंदर पीपल्स पार्टी का मार्च जो है उस पर भी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में तो वैसे चंद साहब गुनगुना रहे थे कि जाने की जिद ना करो। किसके जाने की बात कर रहे थे वैसे आप? मैं इनके बाहर जाने की बात कर रहा था, मियां साहबान के लंदन जाने की। अच्छा, नहीं तो आप काफलिक के जाने की तो नहीं वो कह रहे कि आज जाने की बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात हो रही है, बड़ी छोटी चीजें सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको टोकता नहीं हूँ, आप मेरे दरमियान फिर बोल। अच्छा, चंद साहब, मुनस इलाही साहब हमारे साथ हैं तो उनसे भी पूछ लें कि क्या। अस्सलाम वालेकुम मुनस साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ये चंद दोस्त बैठे हुए हैं आपके और जानना चाह रहे हैं कि काफलिक जो है वो जाने पे बजिद है हुकूमत से या मान जाएगी उनके सारे मुतालबात? हम लोग तो हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं जी। हमारी तो कोशिश है, ख्वाहिश भी यही है कि इनके साथ टाइम पूरा हो। अब आगे इन पे ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। तो वैसे शिकवे इस नहज पे पहुंच गए मुनस साहब के लग रहा है कि शायद साथ नहीं चला जा सकता, क्योंकि एक डेडलॉक सा आ गया है हुकूमत और आपके दरमियान। डेडलॉक एक आया था जी, पर काफी हद तक उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। अच्छा। अब चीजें दोबारा पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि अगर इसी स्पीड से चलती रही तो ये मामला हमारे सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये डेडलॉक, हालांकि जहांगीर तरीन साहब तो अभी वापस नहीं आए मसालती कमेटी के अंदर, या जो भी आपसे बात कर रही है, तो आपका मुतालबा था कि उनको लाया जाए, कमेटियां ना बदली जाएं, फिर ये कैसे डेडलॉक दूर हुआ है?
उसमें ये है ना जी, हमारा मुतालबा किसी की जात के हवाले से नहीं था। हमारा मुतालबा जो है वो ये है कि जो कमिटमेंट पिछली कमेटी ने की है, 2 महीने लगा के हमारे से नेगोशिएट किया, काफी आगे पीछे मीटिंग्स हुई, उसके बाद चीजें तय हो गई। अब आपने नई कमेटी बना दी, वो आपकी स्वाबदीद है, आप बनाएं तोड़ें जो मर्जी करें, लेकिन जब तक हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई है उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बात चल सकती। और वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई? नहीं, उसमें कुछ चीजें उन्होंने पूरी की हैं, बट जो मेजॉरिटी चंक है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो साहब पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो वहाँ पे आईजी जो चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात हैं और बुजदार साहब से इख्तियारात बज़ाहिर लिए गए हैं, उससे भी काफ़ी मसाइल हैं, तो क्या ये आगे जाके किसी तब्दीली की कोई शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और नून से कोई राब्ता हो सकता है इस मामले के ऊपर? इसमें ये है ना जी, ये जो भी मसाइल हैं ये पीटीआई के मसाइल हैं, ये पीटीआई का इशू है, ये खुद इसको हैंडल करें। हमारा पीटीआई के साथ जितना भी कंसर्न है वो हमारी 2 वजारतें हैं पंजाब में और 3 अजला हैं और 3 तहसीलें हैं। उसकी हद तक हमारी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसके अलावा इनकी हेडेक है, ये जिस तरह मर्जी हैंडल करें जी। इस पे आपको कोई एतराज नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब वापस आए, बुजदार साहब को दोबारा इख्तियारात मिलें, और पीएमएलएन के साथ जो राब्ते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने जी इनको मशवरा यही दिया था कि एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल साइड। जब तक इन दोनों में सिनर्जी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, मामला चल नहीं सकते। अगर आप ये कहो कि सियासतदान सारा सूबा चलाएं तो वो चला नहीं सकते। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को चाबी पकड़ा दोगे वो भी नहीं चला सकेगा। तो इनके लिए बेहतर यही है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करें ताकि बुज़दार साहब डिलीवर कर सके और 2023 में हम सारे इकट्ठे वापस जाए लोगों से वोट मांगने। तो नून लीग के साथ आपके राब्ते हैं वैसे कोई, इस बारे में भी खबरें आ रही हैं? नून लीग से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं, किसी लेवल पे भी। अच्छा, आपकी हमजा साहब से भी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, हमजा साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी और सेनेट का इलेक्शन था, तो असेंबली के कदमों में स्टेप से मुलाकात हुई थी। अच्छा। उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं। लेकिन आप ये हो सकता है कि आगे जाके कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो सके ताकि कोई आईनी तब्दीली जो है वो सामने आ सके पंजाब की हद तक? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप तो वैसे ही सबके साथ होनी चाहिए असेंबली में। सब जमातों को जहाँ पे चीजें मुल्क के इंटरेस्ट में हो, सूबे के इंटरेस्ट में हो, वहाँ पे सारों को एक पेज पे आना चाहिए। उसके लिए अगर कोई कभी ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल इनको हम इनसे राब्ता भी करेंगे कि जिसमें पंजाब की बेहतरी के लिए कोई हम काम कर सकें, तो वो पीटीआई, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग सबको मिलकर करना चाहिए। अच्छा, और आप नई कमेटी के साथ भी आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक जो चीजें पिछली जो वादे हुए थे, जो कमिटमेंट्स हुई थी, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो नई कमेटी से हम किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे इनके साथ चलेंगे? ये तो 2 एलाइज हैं और आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। ये तो पीटीआई ने सोचना है जी कि आगे मामला कैसे चलाने हैं। जब एक चीज आपने तय की है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद आपकी अपनी ये प्रोगेटिव है, आप कमेटी चेंज करें, कमेटी तोड़ें और फिर फ्यूचर के लिए जो भी डिस्कशन करनी है वो नई कमेटी से करें। तो फिर तो पहले 2 महीने जी सिर खपाई करके आपने एक चीज तय की है, उस पर तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो फिर तो डेडलॉक बरकरार है ना भी हुकूमत के साथ? ये अब पीटीआई के ऊपर है जी, ये मामला किस तरफ लेके चलते हैं। और आपको क्या नजर आ रहा है, कितने दिनों में ये मामला ठीक हो जाएंगे और डेडलाइन क्या? मेरा ख्याल है हो जाएंगे जी, मेरा ख्याल हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी चंद साहब की तरह के सियाने लोग बैठे हुए हैं पीटीआई में जो इनको गाइड करते हैं, तो उम्मीद है ये मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मुन्नस इलाही साहब हमसे बात करने का। अब आपने सुन लिया है कि वो कह रहे हैं कि बड़े सियाने लोग बैठे हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्यों जहांगीर तरीन साहब को आपने चेंज किया? नहीं, मेरे ख्याल में हमें बड़े सीरियस मुज़ाकरात हम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि हम अपने अलाइज के साथ सूबे में भी और वफाक में भी, और जो उनके मुतालबात हैं वो भी देखेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट की बात है, वो अच्छी गवर्नेंस की बात है, जो सामने चीज़ें आई हैं, तो या ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह बैलेंस की बात है, ये तो इसमें कोई अब हार्म नहीं है और ना कोई इतना कोई ऐसा इशू है कि डेडलॉक पैदा हो इन मुतालबात में। मुस्तफा भाई, कोई और नजर आ रहा है गुफ्तगू से? तो वो कह रहे डेडलॉक तो मौजूद है। कुछ चीजें देखें, हर कोई अपने अपने नजरिए पे, अपनी सोच, अपनी मैनिफेस्टो होता है हर जमात का, मुख्तलिफ नज़र जमातें होती हैं और एक पेज पे इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल काम होता है। इतना कोई आसान काम नहीं होता है इत्तेहादी जमातों का चलना, और फिर इतने मुश्किल हालात में।
तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना ये हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं ना, गवर्नेंस के इशू यही तो सब पॉलिटिकल लोगों तो का सबसे गवर्नेंस बड़ा के इशू तो प्रॉब्लम है। हुकूमत खुद कहती है ना, गवर्नेंस के इशू ठीक होने चाहिए, उसमें तो कोई मतलब वाहिद हुकूमत है जो कहती है कि होने चाहिए और हुकूमत में भी है। देखिए गुजारिश ये है नहीं, आप देखें इसमें आप जहां तक मुतालबात नहीं, आपने एक दे दी ना स्टेटमेंट, आप उसका मैं जवाब दे मैंने सवाल किया, स्टेटमेंट कहाँ से आई? सवाल मैं कहता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये मुतालबा मैं कह रहा हूँ ये कोई गलत मुतालबा नहीं है। अच्छा, इस हवाले से मैंने बात ठीक। वाहिद हुकूमत नहीं, हर हुकूमत ख्वाहिश का इज़हार। किसी और को भी इजाजत है? नहीं आपको मैं तो पहले दो दरमियान में बैठा हूँ, दो दरमियान में मुझे आपने बैठा दिया है, और इतने तकड़े लोगों में जिन पे कोई तवक्को नहीं किसी वक्त कुछ भी कर सकते। कितने मतलब मजबूत लोग हैं कि उन्होंने मुन्ना साहब ने अपनी गुफ्तगू में उन्होंने जो बड़ी क्लियर कट कुछ बातें कह दी हैं। पहली उन्होंने चीज जो कह दी है वो ये है कि जी के नई कमेटी को, नई मुज़ाकराती टीम को वो मानने के लिए तैयार नहीं है, पुराने मुतालबात पूरे किए जाए, ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी। दूसरी बात जो उन्होंने की है कि जी चंद लोग हैं, नदीम अब्दुल चांद साहब जैसे, जो हमारी बात समझ सकते हैं, चंद लोग, यानी मजमूई तौर पे हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है चीजों की, और इन चंद लोगों की कितनी सुनी जाती है ये भी हमारा दोस्त, हमारा अजीज, सुना है कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर भी बड़ी अच्छी पोजीशन लेता है। ये जो सेडिशन वाला मामला हुआ, लोगों के ऊपर गलत पर्चे दिए गए, हर चीज पे एक अच्छी पोजीशन लेता है, लेकिन इसकी बात नहीं सुनी जाती। तो गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने जो इस वक्त पिछले 18 महीने हैं, इन 18 महीने में देखिए आप मैशत को अपनी जगह पे रखें, वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, फॉरेन पॉलिसी की कोई डायरेक्शन नहीं, और फिर एक इतना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ठीक, जिसमें पिछले 18 महीने से उस सूबे के अंदर कोई गवर्नेंस नहीं है। उस सूबे जो वसीम अकरम प्लस जिनको कहा जा रहा था, पंजाब के अवाम ने इनको वोट दिया है, ठीक है, हमें इलेक्शंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इनको वोट मिला, और वहां पर पंजाब के अवाम को ये तवक्को नहीं थी कि उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। वहां पर निस्बतन गो कि हमें मुस्लिम लीग नून के तर्ज हुक्मरानी से भी इख्तलाफ था, तो वहां पर एक बेहतर गवर्नेंस बाहर तौर मौजूद या एटलीस्ट उसका परसेप्शन रहा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारे हालात के ऊपर पूरा मुल्क परेशान है, मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, सूबे की कोई डायरेक्शन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई हाल नहीं है। अच्छा, अब मैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपके पास आती हूँ, क्योंकि पीएमएलएन एक बड़ा अहम हिस्सा है पंजाब के अंदर, और जितनी भी व्हीलिंग एंड डीलिंग है वो इस वक्त पीएमएलएन के गिर्द भी घूम रही है, जो लग रहा है पॉलिटिकली। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे भी पूछेंगे कि पीएमएलएन क्या सोच रही है, और क्या मार्च तक पीपल्स पार्टी तहरीक का ऐलान करेगी, तो ये क्या करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब मार्च में पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने एहतजाज करना है महंगाई के ऊपर, और जाहिर है मैं इस वक्त लोग जो है वो बिलबिला रहे हैं, तो अगर कोई एहतजाज नहीं होगा तो लोग आपसे भी मायूस होंगे, तो आपकी पार्टी ने क्या सोचा है? मैं ज़रा दो नुकात आपके सामने पेश करना चाहूँगा इस पूरी गुफ्तगू के तनाज़ुर में। देखिए, पहली बात यह कि आप जो खारजा पॉलिसी में हुकूमत की सोच और तरीक़ाकार है, वही सियासी, मैंने जैसे पहले आपके सामने अर्ज़ किया था, वही सियासी सोच में है। अगर आपने एक कमेटी बनाई और कुछ फैसले हो गए, तो अब आप क्यों उनसे फिर रहे हैं? जिस तरह आपने पहले तुर्की को नाराज किया, मलेशिया को नाराज किया, अब दीगर ममालिक को नाराज कर रहे हैं। भाई, आपने एक कमेटी बनाई, फैसला किया, जम जाएं, उनसे जो वादे किए पूरे कर दें, बात आगे चले। नहीं करेंगे, मौका परस्ती है थोड़ी सी। तो लगता है ऐसे है कि जो तरीका, मौका परस्ती सिर्फ हुकूमत की साइड पे है। नहीं, देखिए, मैं तो आपको नहीं, बहुत जगहों पे होगी, बड़ा वैलिड सवाल है। जब आप फैसला साजी करते हैं, पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा होता है, और आपने एक स्टेबल तरीके से पंजाब को चलाना है, आप पे मुकर्रर है ये, तो आप चलाएं उसे, अपने वादे पूरे करें। कमेटी बदलने से, यानी आज मैं मलेशिया गया हूं तो एक बात कर दी, कल मैं इस्लामाबाद में हूं तो दूसरी बात कर दी, ये। दूसरा जो है वो गैर जमहूरी तर्ज अमल और सोच है, यानी आपने इलेक्टेबल्स को मार्जिनलाइज करके, और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को जानता हूं, यहाँ पे हमारे जमाने में सेक्रेटरी थे, बड़े अच्छे अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखिए उनके अच्छे होने की बात नहीं है। जमहूरियत में ये होता नहीं है। जमहूरियत के अंदर जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो अवाम की आवाज पार्लियामान में लाते हैं, और जब वो आवाज पे फैसले हो जाते हैं तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की हद तक जो है वो ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ये जमहूरी सोच भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह की महंगाई, अब मैं माफ़ी चाहता हूं, लंबी बात मैंने की, मगर जिस तरह अभी
80% के करीब जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जिनमें वेजिटेबल्स हैं, इनमें 78% सब चीजें महंगी हो गई सर, रोटी, कपड़ा, मकान, आटा, शाटा सब। आप मुझे बताइए एक गरीब आदमी के लिए क्या अहम है? नौकरी अहम है। जब तरक्की की शरह 6 से गिर के 2 पे आएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ। दूसरी कुव्वते खरीद अहम है। जब आपकी 14 साढ़े 14% बोल रहे, यही तुम जी बोल रहे हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम में अभी हाजिर हुआ हूं, तो यही जी पार्लियामान में भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, हर फोरम पे बोलेंगे और एहतजाज भी करेंगे जी, एहतजाज भी करेंगे। बात यह है कि हमारा मकसद, अच्छा मैं बिल्कुल आपकी सही बात, मैं समझ गई कि आपका मकसद ये कि एहतजाज करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्च में हम तहरीक का आगाज करेंगे। क्या PMLN और बाकी जमातें आपके साथ होगी? क्योंकि मौलाना का प्लान भी कोई मार्च के अराउंड ही घूम रहा है। देखिए, गुजारिश ये अस्मा के मुस्लिम लीग नून डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अपोजिशन लीडर साहब काफ़ी अरसा हो गया मुल्क में नहीं है, और उनके ना होने की वजह से कौमी असम्बली के अंदर अवाम की क्या तवक्को होती है अपोजिशन से कि वो अवाम के इश्यूज को उजागर करें, अवाम की तकालीफ को उजागर करें, हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। वो अभी अपोजिशन की तरफ से नहीं हो रहा। शहबाज साहब को हम तो ये समझते हैं कि उन्हें फौरन वापस आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस वक्त जहां तक हमारा मौकफ है वो बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त अस्मा हमारी जो पूरी की पूरी मईशत है वो IMF के शिकंजे में दे दी गई है। हम कोई फैसला करने में आजाद नहीं है। उनके अपने नुमाइंदे हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो उन्हीं के फैसलों को इंप्लीमेंट करते हैं। हमने एक बहुत गलत प्रोग्राम हमने उनसे नेगोशिएट किया। 5200 अरब रुपया, पहले 5500 अरब था इस साल का टारगेट, वो कम करके 5200 अरब पे आया। 5200 अरब हमारी मैशत में सकत नहीं है। कारोबारी तबका परेशान है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्रैश कर गई है, काश्तकार आपका परेशान है, कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी मुझे बता दें जो परेशान ना हो। अगले साल का टारगेट 6800 अरब दे दिया उन्होंने। सही बात। तो जब ये हम नहीं पैसे ये पूरे कर सकेंगे तो क्या उसका नतीजा क्या होता है? बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज महंगी, और फिर हर चीज महंगी हो जाती है। तो हमें इस वक्त जो करने की जरूरत है, और आज भी जो बिलावल साहब ने कहा, हमें IMF के साथ रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। क्या आप करेंगे? हमें IMF से जान छुड़ाने की जरूरत है। हमें यह करने की जरूरत है कि जो इस वक्त अपोजिशन का काम था, अपोजिशन लीडर साहब का काम था, वो दबाव बढ़ाते वो नहीं है। तो इंशाल्लाह हम मार्च में उस वक्त तक अगर हुकूमत ने कान ना धरा और लोगों की यही हालत रही तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि हम बाहर सड़कों पर। आप बताइए, मार्च फाइनल मुझे लग रहा है सबकी तरफ से। मार्च बिल्कुल, एक तो मार्च से पहले